तो चलिए हम लोग कल की क्लास के बाद आज हम लोगों ने क्या देखा था। कल हम लोगों का जो क्लास था वो स्पेशली हमारा जो है किरचॉफ के नियम पे था, और किरचॉफ के नियम का हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से समीकरण बना करके हमको क्या करना होता है, हल करना होता है। अगर हमें 2 मान ज्ञात करने होते हैं तो 2 समीकरण तैयार करना है, 3 मान ज्ञात करने हैं तो 3 समीकरण ज्ञात होना चाहिए, ठीक। और उसके लिए हमें कितने लूप तैयार करने चाहिए, 2 समीकरण के लिए 2 लूप, 3 समीकरण के लिए 3 लूप। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास नया टॉपिक आया है जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ये इस चैप्टर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है ना, इसको भी समझते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये पूरा जो निकाय आपको सामने दिख रहा है ये व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब बात आती है कि इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु क्यों पड़ा। व्हीटस्टोन ने इसको दिया, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है व्हीटस्टोन, उनका नाम ही था क्या, व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया, इस चीज को दिया, और इसका नाम आगे सेतु क्यों रखा। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यहाँ पे लिखा भी है। आप लोग ब्रिज पे गए होंगे तो क्या देखे होंगे कि अगर मान लो बीच में से कोई नदी गई है या कोई नहर गया है, खैर ब्रिज वगैरह, मान लो कोई नदी गई है और आप इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली आपको इस पार से क्या करता है, उस पार पहुंचाने का काम करता है। कौन, ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है कि बिना उसमें एंट्री लिए सीधा आपको इस पार से उस पार करा देता है। यहाँ भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्किट ऐसे बना हुआ है, एक सर्किट ऐसे बना हुआ है ना, एक सड़क इधर से गई है, एक सड़क इधर से गई है। और वास्तव में हमें करना क्या है, ये जो पूरा निकाय दिख रहा है ये इस तरफ से इस तरफ यानी डी से लेकर बी तक एक ब्रिज का कार्य कर रहा है, एक सेतु का कार्य कर रहा है, एक पुल का कार्य कर रहा है ये, ठीक। इसीलिए इस पूरे निकाय का नाम दे दिया गया व्हीटस्टोन सेतु। अब ये काम क्या करता है, इसका काम केवल यह है कि यह अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। और एक बात सुनो, यह किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग है, किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन है। अनुप्रयोग समझते हो ना, एप्लीकेशन मतलब यह किरचॉफ का नियम हम कहां कहां लगा सकते हैं। तो किरचॉफ का नियम हम कहां लगा सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। मान लो आपको लिखने के लिए आए कि बताइए कोई एग्जांपल ऐसा दो जो किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग हो, है ना, या किरचॉफ के नियम का एग्जांपल हो, तो क्या नाम बताओगे, व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम का एक अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन है। क्लियर है। यह क्या काम करता है, यह क्या काम करता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। मान लो हमारे पास कोई प्रतिरोध दिया है, वास्तव में जैसे दुकानों में हमको प्रतिरोध मिलता है उस पर लिखा रहता है 2 ओम 4 ओम 3 ओम ऐसे लिखा रहता है। मान लो हमारे पास, अब वो कहां से लिखेगा, जब तक वो मापन नहीं करेगा तब तक उसको नहीं लिख पाएगा कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है। तो अज्ञात प्रतिरोध है हमारे पास, कोई हमारे पास मान लो ये रेजिस्टेंस है, हमको पता नहीं है कि कई ओम का है, और हमें इसे क्या करना है, पता करना है। क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात होता है। 4 प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है। जिसको ज्ञात करना होता है उसको ले जाकर के चौथे वाले में लगा देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। बात समझ आया, क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध, अच्छे समझना, एग्जाम में जरूर आएगा ये समझ लो, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन, उधर ओम का नियम, समझ ना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उधर हम लोग धारा का अनुगमन मेघ वगैरह पढ़े थे, वो सब वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 4-5 टॉपिक इस चैप्टर के बड़े है ना। इसके बाद हाँ टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से आप लोग समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसके संबंध अगर आप इसको पढ़े रहोगे तो आराम से सवाल लगा करके चले आओगे परीक्षा में, और इस पर सवाल एकदम सस्ते होते हैं, ठीक। तो और समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, व्यवस्था है, टेक्निक है, जो भी समझो। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोधों R1 R2 R3 व R4 को एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़कर, 4 प्रतिरोधों को ABCD के रूप में क्या करके जोड़कर क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे व्हीटस्टोन ने दिया, इसलिए इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बात समझा। अब मैंने बताया सेतु क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बी और डी के बीच एक धारा मापी का प्रयोग किया गया है। जी मैं लिखा हूं, जी माने गैल्वेनोमीटर, जी माने
गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। कैसी धारा को, अत्यधिक सूक्ष्म धारा को मापता है। तो यह सुना देता हूं, अत्यधिक सूक्ष्म धारा का मापन करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में ये धारा नहीं बताएगी, ये बहुत बड़ी धारा है जो हमारी इतनी सूक्ष्म धारा, मतलब बहुत ही सूक्ष्म धारा होगी तब भी बता देगा हाँ इसमें धारा बह रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखा भी हूं IG इज इक्वल टू 0। IG का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन इज इक्वल टू क्या, अर्थात यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में धारा बह नहीं रही है ना। तो फिर से देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध हो, R1 R2 R3 R4 को ABCD के क्रम में क्या करते हैं, जोड़ करके क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन ने दिया था इसलिए व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। समझ आया, क्या बोलोगे, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध हो, R1 R2 R3 R4 को क्या करते हैं, एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़कर क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसे व्हीटस्टोन ने दिया था इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु भी कहते हैं। है भी क्लियर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास आगे, यह सेतु युक्ति वैद्युत परिपथ में विभव पतन को संतुलित करके, विभव पतन को संतुलित करके, यहाँ पे सभी क्या है, पोटेंशियल है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, धारा बहाएंगे। चलो बहाते धारा। मान लो कि इस बैटरी से निकली कोई धारा आई, कौन सी धारा निकली, आई निकली है, और आई निकल करके 2 भागों में जाएगी, क्या होगी, बट जाएगी, बटेगी। तो अगर ये मान लेते हैं बट गई ऐसे ऐसे, अगर मान लो कि इधर धारा हमारी I1 गई, इधर क्या जाएगी, I2 गई। समझा। अब पता है अगर ऐसा होता कि हमें व्हीटस्टोन ने ये बात ना बताई होती तो हम लोग क्या करते, जब हम आगे बढ़ते तो फिर यहाँ पे 2 भागों में बट जाता, 2 भागों में क्या होता, बट जाता, और यहां भी पहुंचते तो अभी 2 भागों में बट जाता, बढ़ता कि नहीं बढ़ता। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, यहां पर क्या करता है, देखो यह सेतु युक्ति वैद्युत परिपथ में विभव पतन को संतुलित करके प्रतिरोध मापने की एक शून्य विक्षेप युक्ति है। यह कैसी युक्ति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह शून्य विक्षेप युक्ति है। शून्य विक्षेप युक्ति का मतलब क्या होता है कि हम इसे व्हीटस्टोन सेतु तभी कहेंगे, ध्यान से समझना, ऐसा फिगर देख लेने से व्हीटस्टोन सेतु नहीं हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, कभी ऐसा फिगर देखो तो तुरंत ये मत सोच लेना कि यह व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, ध्यान देना होगा कि हमें ऐसा फिगर मिले, भले ऐसे ही बना हो, अगर ऐसे बना है और यहां धारा नहीं बह रही है तब समझ जाओ कि क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु होगा। और अगर इसमें धारा बह रही होगी तो समझ जाना वहां पे व्हीटस्टोन सेतु नहीं होगा। तब वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, फिर से समझो क्या बताया है, इसको दिमाग से सेट रखो। इस फिगर को देख करके खट से मत बोल देना, बुक लिए हो आप लोग, कर देना। इस फिगर को देख करके आप ये मत कर देना कि ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। क्यों, क्योंकि व्हीटस्टोन तब बोला जाएगा जब वो क्या होगा, शून्य विक्षेप युक्ति होगी। और शून्य विक्षेप का मतलब क्या होता है कि यहां पर धारा में कोई विक्षेपण नहीं होना चाहिए, शून्य विक्षेप होना चाहिए। और शून्य विक्षेप का मतलब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा समय आया। जैसे देखो यहां पर एक है, यहां पर एक सवाल दिया हुआ है, ये है ना, एनसीईआरटी बुक में सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है भले ही छपा है व्हीटस्टोन की तरह, बट ये व्हीटस्टोन नहीं है। अभी मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा हाँ ये व्हीटस्टोन क्यों नहीं था। तो मेरा मतलब क्या है, व्हीटस्टोन कोई फिगर तभी होगा जब क्या होगा, जब क्या होगा बताओ, जब यहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं होगा, जब यहाँ पर शून्य विक्षेपण की स्थिति होगी तभी ये व्हीटस्टोन होगा, अदरवाइज व्हीटस्टोन नहीं होगा। और जब व्हीटस्टोन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने किरचॉफ के नियम का यूज करेंगे, एक लूप इसको बनाएंगे, एक लूप इसको बनाएंगे, एक लूप इसको बनाएंगे और हल करेंगे। ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पे धारा क्यों नहीं बहती, यहां पे धारा क्यों नहीं बहती और कब नहीं बहेगी, और इसको संतुलित सेतु कब कहेंगे, इसे संतुलित सेतु कब कहेंगे। ध्यान दो, सपोज करो इस वाले पाइप में पानी बह रहा है और इस वाले पाइप में भी पानी बह रहा है।
ध्यान समझना मेरी बात को। अब आप ही बताओ, इसमें पानी कब जाएगा? जब एक पाइप में ज्यादा जा रहा होगा और दूसरी पाइप में कम जा रहा होगा, तभी पानी या तो यहां से यहां जाएगा या तो यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा। कब जाएगा फिर से समझो। जैसे मान लो कि एक नाली गई है, नाली, ठीक है, और एक नाली इधर से गई है, ठीक, और बीच में आपने एक नाली बना दिया है। भाई इस नाली में पानी कब बहेगा? इस नाली में पानी कब बहेगा? जब जब या तो इसमें ज्यादा हो पानी इसकी तुलना में, या तो इसकी तुलना में इसमें नाली में ज्यादा हो। जब कम ज्यादा पानी रहेगा तभी पानी इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ जाएगा, नहीं तो ये अपना बहाव करता रहेगा, ये अपना बहाव करता रहेगा। अगर दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? तो इसमें पानी नहीं बहेगा। सेम ऐसे ही करंट होती है, सेम ऐसे ही करंट होती है। अगर यहां प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यहां प्रवाहित होने वाली धारा के मान के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और उस दौरान हमारा क्या कहलाएगा? व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। तो मोस्टली मोस्टली हमारा व्हीटस्टोन सेतु तभी कहलाएगा जब इसमें क्या होगा? शून्य विक्षेपण होगा। क्या होगा? शून्य विक्षेपण, क्योंकि यहां लिखा हुआ है यह सेतु युक्ति वैद्युत परिपथ में विभव पतन को संतुलित करके प्रतिरोध मापने की एक शून्य विक्षेप युक्ति है। कैसी युक्ति है? शून्य विक्षेप युक्ति है। अब आओ समझते हैं कि शून्य विक्षेप युक्ति में होता क्या है। ठीक, इसमें हाँ थोड़ा सा धारा को और दिखाते हैं। यहां धारा गई I2, यहां धारा गई I1। अब बताओ, जब यहां कोई धारा नहीं बह रही है, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। जब इसमें कोई जा ही नहीं रहा है तो इससे कोई मतलब है क्या? तो जो धारा यहां से निकली है वो सीधे से निकल जाएगी, और इसमें जो धारा निकली है वो सीधे से निकल जाएगी। तो मेरा मतलब क्या है, इसमें कितनी धारा बहेगी? I2 ही बहेगी, I2 ही बहेगी, और इसमें भी कौन सी धारा बहेगी? I1 ही बहेगी। बात समझ आया? क्योंकि अब तो वो एक परिपथ हो गया ना, अब तो सीरीज क्रम बन गया, श्रेणी क्रम बन गया सीधा। अब ये है ही नहीं, फील करो, फील करो, ये है ही नहीं। और धारा आएगी और सीधे निकल जाएगी, धारा आएगी सीधे निकल जाएगी। बात समझ आया? इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन सेतु कार्य करेगा। अब थोड़ा दिमाग सेटिंग करो। अगर हमारे पास मान लो कि एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, हमको ये ज्ञात नहीं है, तो इसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते आइएगा। धारा मापी परिपथ में, ठीक है, परिपथ में ADC व ABC के बीच एक संतुलित ब्रिज की तरह कार्य करता है। ब्रिज की तरह कार्य करता है। और जब संतुलित ब्रिज होगा, यहां पे क्या लिखा है, धारा मापी परिपथ में ADC व ABC के बीच, धारा मापी परिपथ में कौन, धारा मापी अलग से पढ़ना है, और फिर आगे लिखोगे परिपथ में ADC व ABC के बीच क्या करता है, एक संतुलित। ये पॉइंट समझ रहे हो? मतलब धारा मापी किसकी तरह कार्य करता है? संतुलित ब्रिज की तरह। वही लिखा है, धारा मापी परिपथ में ADC व ABC के बीच एक संतुलित ब्रिज की तरह कार्य करता है, एक संतुलित पुल की तरह कार्य करता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका थोड़ा डेटा ऑन कर दो, वीडियो है तो अपलोड होते हैं। जाने दो। चलो देखो भाई,
तो धारामापी परिपथ में क्या करता है, एबीसी और एबीसी के बीच क्या करता है, संतुलित डिस्क की तरह कार्य करता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। अब देखो ध्यान से, आगे की कहानी को समझते हैं। जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो R3 को या R1 R2 R3 R4 में R3 को इस तरीके से संतुलित करते हैं। ध्यान दो भाई सब लोग, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने के बाद R3 एक ऐसा प्रतिरोध है जो अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है। तो जो अज्ञात प्रतिरोध होगा हम लोग यही लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, यही लगाएंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैं लाया एक प्रतिरोध यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। अब मान लो कि मैं कोई प्रतिरोध लाया यहां पे लगाया, तो मैं देखूंगा यहां कि धारा जीरो हुई कि नहीं। अगर धारा जीरो नहीं हुई है इसका मतलब संतुलित नहीं है। हम ऐसा यहां पे प्रतिरोध लगाएंगे जो क्या होगा, ये संतुलन की अवस्था में बताएगा। क्या बताएगा? संतुलन की अवस्था में बताएगा। ठीक है, अब संतुलन की अवस्था में होगा, जब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा तो धारा संतुलन की अवस्था का मतलब क्या समझ रहे हो, कि यहां का जो प्रतिरोध होगा दोनों मिलाने के बाद, बहुत सुना, जैसे मान लो ये 2 ओम का है, 4 ओम का है, 4 2 6 ओम हो रहा है, तो हम यहां ऐसा लगाएंगे। अब मान लो कि हम यहाँ पे 4 का लगाए हैं, अब एक हमको नहीं पता कि हम यहाँ पे कितने का लगाए, क्योंकि वो अज्ञात है, हमको पता। तो अगर यहाँ एक 4 का लगा है तो यहाँ एक कम से कम कितना लगाना चाहिए, 2 लगाना चाहिए। और 4 2 जब 6 हो जाएगा ये हो, तब क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। क्योंकि उस समय अगर 6 ओम में धारा जितनी बहेगी उतना ये भी तो 6 ओम होगा, सेम धारा बहेगी। और जब सेम धारा बहेगी तो इसमें धारा नहीं बहेगी। नहीं समझ पाए आप लोग? क्या हुआ जी, क्या बताया, ठीक से समझो, ठीक से समझो। जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, परिपथ में धारा प्रवाहित करने के दौरान R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं, R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब समायोजित का मतलब क्या है? समायोजित का मतलब यही है कि जितना प्रतिरोध ऊपर वाले में होगा कुल, उतना प्रतिरोध कुल नीचे वाले में भी होना चाहिए। बात समझा? अब हमको पता है ना कि इन दोनों को मिलाने पर 6 आ रहा था, तो अब मान लो हम यहाँ 4 वाला लगाए, तो यहाँ जो लगाए होंगे वो कई वाला होगा, 2 वाला होगा। अब मान लो कि हम यहाँ पे 8 का लगाए, यहाँ 2 का लगाए, 8 2 10 हो गए। अब यहाँ हमको मान लो 4 का मिला है, तो यहाँ अपना वाला क्या होगा, 6 का होगा। मतलब ये अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब यहाँ क्या होगा, धारा का मान 0 होगा। अगर धारा का मान 0 नहीं बताया तो समझ जाओ हमारा सेतु अभी संतुलन में नहीं है, और सेतु संतुलन में होना जरूरी होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। श्योर है? तो आओ देखते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। इसमें कहानी थोड़ी सी मैं लिखते जा रहा हूं, इसको समझते जाओ आप लोग 1 बाय 1। जब परिपथ में, पॉइंट को समझो, जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं, R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि R3 कौन है, ये मान लो 1 लगाए, ये 0 नहीं बताया, हटाओ इसको। दूसरा लगाओ, लगाया 0 नहीं बताया, इसको देखते रहोगे, 0 नहीं बताया, हटाओ इसको। इसको दूसरा और लगाओ, दूसरा कोई यहाँ लगा, मान लो कभी ये क्या बता दिया, 0 बता दिया। इसका मतलब ये हमारा ब्रिज इसमें क्या है, संतुलन की अवस्था में। और हमको ये 3 जब पता रहेगा, चौथा वाला अपने आप पता चल जाएगा। भाई ये 4 है, ये 4 है, 8 हो गया, और एक हमको ये भी पता है 4 है, इसका मतलब अगला वाला क्या होगा, अपने आप 4, क्योंकि वो संतुलन की अवस्था में है। तो वही लिख रहा हूं, जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो R3 को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि क्या, कि धारामापी में विक्षेप क्या हो, 0 हो। धारामापी में विक्षेप 0। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से तुम लोग मस्ती मत करो,
इसकी सहायता से हम R3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, अब आओ देखो कैसे ज्ञात करते हैं R3 का मान। ठीक है, R3 का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, चलो किरचॉफ के नियम से। चलो यहाँ पे लूप बनाते हैं और लूप बना करके हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। किरचॉफ के नियम से हम लोग क्या करते हैं, लूप बना करके सॉल्व करते हैं। तो चलो मान लो कि हमारा लूप पहला है, ये मान लो लूप दूसरा है। अब धारा चाहे जैसे बना लो, एक इसमें इधर भी बना है, इसमें चाहे लूप ऐसे बना लो, इसमें भी ऐसे बना है, इसमें भी ऐसे बना लो। तो लूप नंबर 1, लूप नंबर आपका मान लो ऐसे भी बना सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन जैसे बनाओगे उस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बनाया हूं, ऐसा बनाया हूं। अब बताओ इन लूप फर्स्ट, पहला लूप, पहले लूप में पहला लूप कौन है बताओ, पहला लूप कौन है, पहला लूप कौन है? पहला लूप कौन सा है? हाँ, चाहे ऐसे ऐसे मत जाओ, तिरिया देखो। ठीक, ADBA थोड़े ना समझ में ADBA, ये सब मेरा थोड़ा बना हुआ, मैं सब डाटा इंजीनियर ना बन जाए, ये कुछ विशेष लोगों के लिए है। ADBA ध्यान दो। अब मान लो पहला लूप है ADBA, इसको हमें हल करना है, किरचॉफ का नियम अप्लाई करो। किरचॉफ का नियम कौन सा अप्लाई करोगे, पहला कि दूसरा? पहला हल करेंगे, दूसरा लूप है ना महाराज, तो कहां बनाते हैं लूप, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में है ना। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम से अप्लाई करना है। इन लूप फर्स्ट ADBA क्या होगा, I1 R1, किधर चलोगे, इधर से इधर चलोगे, I2 R2 प्लस में माइनस में, माइनस में, हाँ अपने नियम पे रहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, I2 R2। ठीक, अब आगे बढ़ो। अब मान लो कि अगर हमें नीचे जाना हो, खैर धारा तो बह नहीं रही है, खैर धारा तो बह नहीं रही, लेकिन अगर मान लो कि हमको नीचे जाना हो, इसमें धारा क्या होगी, 0 होगी, इसमें कोई मतलब नहीं है, तो मन करो तो 0 अपना दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आओ इसमें वाले में, जब हम यहां से गुजरेंगे ऐसे आएंगे, जब हम यहां से गुजरे 0 हो गया ये, तो भाई इसमें तो धारा बह नहीं रही है। अब इधर चलेंगे, जब इधर चलेंगे तो क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा प्लस में, I1 सभी विभवों का जो पतन होगा या योग होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसको यहां से क्या लिख सकते हो, I1 R1 बराबर I2 R2 लिख सकते हो, बोलो I1 R1 बराबर I2 R2 लिख सकते हो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लूप लेते हैं सेकेंड, माइनस वाला भेज दिया वहां पे भी ना, जब ये इसको भेजोगे आप इधर, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तभी तो हुआ बराबर। अब देखो दूसरा, इन लूप क्या सेकेंड लूप कौन सा बनेगा, हाँ या ऐसे बना लो, C क्या करोगे, DCBD क्या बनाओगे, चलो DCBD। ठीक, अब DCBD में क्या करोगे, D से C जब चलेंगे तो क्या होगा, माइनस I2 R4, सही है। आगे आओ, अब C से B में चलो, तो प्लस होगा I1 R3 होगा हमारा, ठीक है। और प्लस क्या होगा भाई, इसमें तो धारा बह नहीं रही है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो निगेटिव होता है, यहां देखना नहीं है। और बराबर कितना, अब बताओ यहां भी तो लिख सकते हैं क्या,
I1R3 बराबर I2R4, I2R4 को उधर भेज दो, I2R4 को उधर भेज दो, तो क्या होगा हमारा I1R3 बराबर I2R4। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या मान लोगे तब वो कैसे तो है भगा भी पड़ेगा, बैठते नहीं, क्या ना बैठा था वो में कहा जाओ क्या था वो घस के वो गिरे चाहत है तो मारे जा सकता घस को। ठीक है मैं बोल रहे ना, मतलब हम देखते सब रहते हैं यार, तुम लोग सोचते कुछ देख नहीं रहे, हम सब देख रहे हैं। ये बीच में बैठा हुआ चाहते हैं कहीं बैठ जाइए और इनके घसात हैं घस कर 4 दिन जगह है उनमें। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक 2 समीकरण मिल गए हमारे पास। समीकरण 1 व 2 से ध्यान समझना क्या क्या कारनामा करने वाले हैं। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं I1 बटे I2 का मान निकालते हैं, और समीकरण 2 से भी I1 बटे I2 का मान निकालते हैं, क्योंकि यहां भी I1 I2 है, यहां भी I1 I2 है। तो बताओ यहां से अगर I1 बटे I2 निकालोगे क्या मिलेगा समीकरण 1 से। चलो ऐसे लिखो समीकरण 1 से I1 बटे I2 बराबर क्या मिलेगा, I1 बटे I2 बराबर क्या मिलेगा, आओ बटे I2 मिलेगा, मारेंगे अभी खोपड़ी लाल हो जाएगी। I1 R1 बराबर क्या है I2 R2 है, तो I1 बटे I2 निकालोगे क्या मिलेगा R2 बटे R1 मिलेगा। जो पहले निकाला जाता है उसका वाला बाद में लिखते हैं, समझ आया नहीं, बुरा करो समझ आया। I1 R1 बराबर I2 R2, तो I1 बटे R2 बराबर R2 बटे, ये समीकरण 1 से मिला। समीकरण 2 से निकाल लो, ऐसे ही समीकरण 2 से भी निकाल लो। समीकरण 2 से निकालोगे क्या होगा I1 बटे I2 बराबर, अब नहीं बोलोगे R4 बटे R3 नहीं आएगा। मैंने क्या बताया कि जो ऊपर लिखा गया हो उसका वाला नीचे लिखा करो, ठीक। तो क्या लिखोगे R4 बटा, सही है, क्रॉस गुणा करके चेक भी कर लिया करो ना। देखो I1 R3 आ रहा है ना, अब I2 R4 आ रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये एक समीकरण नया बना, ये भी एक नया समीकरण बना, दोनों में हमको एक चीज दिख रहा है, यहां भी I1 बटे I2 है, यहां भी I1 बटे I2 है। अगर किसी के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होने चाहिए, तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं R2 बटा R1 बराबर R4 बटा, सही है, सही है कि नहीं सही है। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, उल्टा कर दो इसको, थोड़ा पढ़ने में मजा कम आ रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उलट दो, ऊपर वाला नीचे, हाँ मस्त बोला था तू R1 बटे, अब वही तो दिमाग लगाया है के लास्ट में, R1 बटे R2 बराबर R3 बटा, ये अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में और याद भी रहेगा आराम से, R1 बटे R2 बराबर R3 बटा R4, और ये वाला क्या करता है दिक्कत कर देता है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास R1 बटे R2 बराबर R3 बटा R4। अब बताओ यहां से अगर हमें R3 का मान निकालना हो, हमें किसका मान ज्ञात करना है R3 का। अब बताओ अगर हमें R3 का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, R3 बराबर R4 को भेज दो इधर, ये चला जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो R1 बटे R2 क्या है R1 बटे R2 इंटू क्या R4 कर दो, समझ आया। अब कुल मिला करके एकदम देहाती समझो, एकदम देहाती रसगुल्ला, क्या करोगे, अगर अगर आप कैसे जानोगे कि हमारा ब्रिज संतुलित है, कैसे जानोगे कि हमारा ब्रिज क्या है। सपोज करो मैं यहां एक ब्रिज बना रहा हूं, ठीक है, देखो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, कोई उससे चिंता मत करना आप लोग, ठीक है, ध्यान दो। अब मान लो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है,
ये मान लो कि 4 ओम का है, ये है 6 ओम का, और ये मान लो है 8 ओम का, ये मान लो है 16 ओम का। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ ये व्हीट स्टोन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? यहां पर क्या लिखा है? इतना बटे इतना बराबर इतना बटे, नहीं समझ में आया? R1 बटे R2 बराबर R3 बटा, यही तो लिखा है यहाँ पे। अगर ये फॉलो हो गया इसका मतलब व्हीट स्टोन है, अदरवाइज व्हीट स्टोन चेक करो। 8 बटे 4 बराबर 16 बटा 6, समझो बात को। 2 चौके 2 दूना, 2 दूना, इधर आया 2 बटा 1, और ये 2 दिया 6, 2 अठे 16, इधर आया 8 बटे, ये आपस में बराबर। इसका मतलब यह व्हीट स्टोन से तो नहीं है, मतलब यहां धारा बह रही होगी, मतलब यहां धारा, इसका मतलब भैया व्हीट स्टोन सेतु नहीं है। ये पकड़ने का तरीका है। अभी मान लो कि हमारे पास कोई फिगर दिया हो ऐसा कुछ है ना, फिर देखो व्हीट स्टोन कैसे पहचानोगे? खटाखट देखो, बाद में पहचान नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी। मान लो कि ये वाला हमारा 16 ओम है, ये वाला है 8 ओम, ये वाला है 32 ओम, ये वाला है 16 ओम। अब आप बताओ कि यह संतुलित है कि नहीं है? संतुलित है कि नहीं है? यह व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है? है कि नहीं है? इतना बटे इतना बराबर इतना बटे 8 बटे 16 करो, और 16 बटा 32 करो। 8 दूनी 1 बटा 2, और 16 दूना, ये भी 1 बटा 2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ अगर बराबर वैल्यू आ जाए तो समझ जाओ कि वो हमारा क्या होगा? व्हीट स्टोन सेतु होगा, अदरवाइज व्हीट स्टोन सेतु नहीं होगा। अभी पढ़ो बढ़िया, अभी इसका यूज बताएंगे, कितना प्यारा इसका यूज है, कितना सिंपल यूज है। अब समझो, अब ये जरूरी नहीं है कि तुम इतना बटे इतना करो, इतना बटे इतना करो। तुम्हारा मन करे तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर दो, नहीं समझा? इतना बटे इतना बराबर इतना बटे कैसे कर दो? तुम्हारा मन कहे इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर दो, चेक करो, चेक तो कर लो। हमने क्या कहा? अभी आप लोग ऐसे से किए थे, हम ऐसे से कर रहे हैं। 16 बटा 8 बराबर 32 बटा 16, यह 2 आएगा, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब संतुलित अवस्था में है। हमने और क्या कहा आपसे? इतना बटे इतना कर लो, इतना बटे इतना किया ना, वही। हाँ, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर लो। 16 बटा 32 बराबर 8 बटा 16 दूना 8 दूना, तब भी आ रहा है। मतलब तुम्हारा मन जैसे करे। अब ये जरूरी नहीं कि मैं फार्मूला लिखवा दिया हूं कि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। दिमाग में सेटिंग बनाओ कि इस फिगर को देखना तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होना चाहिए। मैं याद नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि आपको जब ये फिगर दिखे इतना अपान इतना करो और फिर इतना अपान इतना करो। अगर दोनों बराबर आ गए तो समझ जाओ हमारा व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित अवस्था में है, इसमें धारा बह नहीं रही होगी, और हमारा यह क्या कहलाएगा? व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा। श्योर है? लेकिन अगर यह कारनामा बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना यह सवाल हमारा क्या है। तो सवाल हल करते समय बहु अनुराग सुना, अनमोल सुने, इधर सुनो, तुम आज चीज पापड़ खाल का क्या है? सबसे पहला काम सवाल ऐसे पाना है तो धड़ाक से परेशान मत हो जाना, समझ रहा ना? इसमें बच्चे क्या करते हैं? 2 चीजें, ऐसा फिगर देखे नहीं कहे व्हीट स्टोन सेतु आ गया है और अपना नियम लगा दिए, खर्च उत्तर लगा दिए। नो, आप पहले चेक करोगे। पहला काम आपका है कि हमारा ये व्हीट स्टोन सेतु दिया है कि नहीं दिया है, और अगर व्हीट स्टोन नहीं मिलेगा तो क्या करना है भाई? तब हम लोग क्या करेंगे? तुरंत भाग जाएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम में, और पूरा का पूरा कहानी वही वाला हल करेंगे। कैसे? एक लूप इसको बनाओगे, एक लूप इसको बनाओगे, एक लूप इसको बनाओगे, 3 लूप बनेगा, 3 समीकरण बनेगा, 3 मान ज्ञात होगा, I1 I2 और I3। तब वहां पे हम धारा वगैरह का मान बता पाएंगे, है ना? R1 R2 R3 का मान बता पाएंगे। तो मेरा मतलब यह है
लेकिन जब व्हीटस्टोन सेतु आएगा तो 2 नंबर का आएगा, और अगर व्हीटस्टोन नहीं रहेगा तो 4 नंबर का आएगा। दोनों में फर्क कितना है सोचो। अगर व्हीटस्टोन सेतु आ गया तब तो सरल सवाल हो गया, 2 लाइन का सवाल हो जाएगा। तब क्या करोगे, तुरंत चेक करोगे और खट से प्रतिरोध का मान बता दोगे, है ना। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुआ तब आपको किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा, तब आपको लूप बनाना पड़ेगा। 3 समीकरण, तीनों समीकरण हल कर। भाई लंबा हो गया ना, तो लंबा अगर काम करोगे, मेहनत करोगे तो लंबा पैसा तो मिलेगा। तो 2 नंबर का सवाल अब आपको कितना नंबर देगा, 4 नंबर का सवाल आएगा। इसलिए पहले पहचानना होगा कि व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है। ठीक, बच्चे जनरली क्या करते हैं, ऐसा फिगर देखें तो तुरंत क्या मान लेते हैं कि क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, और वहीं पे गलती कर बैठते हैं। ठीक, चलो भाई, इतना समझ में आया आप लोगों को तो छाप लो इसको, जहां तक ना छापे हो।